एवरीवन, आज हम लोग पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय का सेशन एंड एग्ज़ाम आपका क्लास 8 का हिंदी का डिस्कस करेंगे। एक पहला सैम्पल पेपर हिंदी का क्लास 8 का हम डिस्कस कर चुके हैं। प्लेलिस्ट बनी हुई है क्लास 8 पेपर 2025 ऐसे करके, उसमें आप देख सकते हैं क्लास 8 के सारे पेपर मिल जाएंगे। हिंदी का एक पेपर डिस्कस किया है, एसएसटी का किया है, साइंस का किया है, संस्कृत का भी किया है, तो उससे पहले आप वो सैम्पल पेपर भी देख लीजिए। चलिए, हम पहला है हमारा निम्नलिखित अपठित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के सही विकल्प चुनकर लिखिए। परीक्षा में अनुत्तीर्ण एक बालक अपने साथियों के उपहास भरे शब्दों को सुनकर बहुत दुखी रहने लगा। कि जब कोई बच्चा अपने साथ का कोई फ्रेंड फेल हो जाता है तो आप लोग हंसी मजाक उड़ाते हो ना कि तुम लोग फेल हो गए। तो यही कहानी है ये। उसने पढ़ना लिखना खाना पीना सब कुछ छोड़ दिया। माता पिता ने समझाया, बेटा जो हुआ उसे भूलकर आगे की सोचो, किंतु बालक को उनकी बातों से संतुष्टि नहीं मिली। मानसिक अशांति के कारण एक रात वह जीवन समाप्त करने के लिए घर से निकल पड़ा। देखिए उसने कितना बड़ा कदम उठा लिया कि उसने अपनी जीवन लीला ही खत्म करने की सोच लिया। इसलिए हमें ज़्यादा किसी का उपहास नहीं उड़ाना चाहिए। रास्ते में उसने बौद्ध मठ में एक भिक्षुक को आवाज़ सुनी जो कह रहा था, पानी मैला क्यों नहीं होता? क्योंकि वो निरंतर बहता रहता है। पानी के मार्ग में बाधाएं क्यों नहीं आती? क्योंकि वो बहता रहता है। बहता हुआ पानी कभी भी गंदा नहीं होता है, और पानी जो इकट्ठा हो जाता है वो खराब हो जाता है, सड़ जाता है। पानी की एक बूंद झरने से नदी, जैसे झरने से गिरी एक बूंद नदी गई बनी, नदी से महानदी बनती है, महानदी से समुद्र। इसलिए है क्योंकि वह बहता रहता है। इसलिए मेरे जीवन तुम रुको नहीं, असफलता से घबराओ नहीं, उन्हें लांग कर दोहरी मेहनत करो। बहना और चलना ही जीवन है। एक असफलता से घबराकर उसी तरह सड़ जाओगे जिस तरह ठहरा हुआ पानी सड़ जाता है। अगर हम असफलता को देखकर बैठ जाएंगे, कोशिश नहीं करेंगे, तो कह रहे हैं सड़ जाए। सड़ने का मतलब ये नहीं है कि शरीर सड़ जाएगा, कुछ कर नहीं पाओगे। इन बातों से बालक का खोया हुआ आत्मविश्वास लौटा। उसने आगे बढ़ने का संकल्प लिया। यही बालक बड़ा होकर वियतनाम देश का राष्ट्रनायक बना। उसका नाम था हो तो मिश। इसमें नाम पूरा नहीं दिया गया। चलिए, अगला है हमारा प्रश्न, बालक के दुखी रहने का कारण क्या था? परीक्षा में अनुत्तीर्ण होना, माता पिता की डांट का भय, अध्यापकों के अपमानजनक वाक्य, साथियों के उपहास भरे शब्द। देखिए पहली लाइन में लिखा था, परीक्षा में अनुत्तीर्ण एक बालक अपने साथियों के उपहास भरे शब्द को सुनकर बहुत अनुत्तीर्ण हुआ। उससे उसे ज़्यादा दुख नहीं था जितना उसने उपहास मजाक से उसे शब्द से फर्क पड़ा था। तो ऑप्शन हमारा गा सही होगा। पानी के उदाहरण से बच्चे को कौन सी महत्वपूर्ण शिक्षा मिली? पानी की तरह निर्मल बनो, पानी की भांति बाधाओं पर विजय पाओ, महानदी के समान महान बनो, पानी की तरह निरंतर बहते रहो चलते रहो, पानी की तरह निरंतर बहते रहो चलते रहो। तीसरा है भिक्षुक के अनुसार जीवन की परिभाषा है निरंतर गतिशीलता, विफलताओं पर विजय नहीं, संकल्पशीलता नहीं, कठोर परिश्रम, निरंतर गतिशीलता। संकल्प शब्द व्याकरण की दृष्टि से है संज्ञा, विशेषण, सर्वनाम, क्रिया। संकल्प शब्द व्याकरण की दृष्टि से क्रिया है, ना कि संज्ञा। ये संज्ञा नहीं है, इसमें क्रिया है संकल्प शब्द। नेक्स्ट है गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक है पानी जैसी गतिशीलता, आत्मविश्वास का महत्व, मेहनत ही जीवन है, यह संकल्प सफलता का आधार है। तो पानी की बात इसमें की गई है, गतिशील रहने की बात की गई, तो इसलिए उपयुक्त शीर्षक होगा पानी जैसी गतिशीलता। अपठित काव्यांश है अब हमारा। निम्नलिखित अपठित काव्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के सही विकल्प चुनकर लिखिए। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती। क्योंकि जो कोशिश करता है उसकी कभी हार नहीं होती। लहरों से डरकर क्या है, अगर देख लो समुद्र में इतनी तेज लहरें आ रही तो हम अपनी नाव नहीं चलाएंगे, तो उससे लहर नौका तुम्हारी पार नहीं होगी। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रंगों में साहस भरता है, चढ़कर गिरना गिरकर चढ़ना ना खरता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। डुबकियां सिंधु में गोताखोर लगाते हैं, जा जाकर खाली हाथ लौट वह आते हैं। जो डुबकियां मारने वाले होते हैं नदी में, जो जाते हैं गोताखोर, वो किस लिए जाते हैं? नदी में मोती ढूंढने के लिए। जो शिप में मोती मिलता है तो वो हर बार उनके हाथ में मोती नहीं लगता, हजारों बार वो खाली हाथ ही लौटते हैं।
इसलिए इसमें लाइन कही जा रही है, जा जाकर खाली हाथ वह लौट आता है, मिलते ना सहज ही मोती गहरे पानी में। सहज मीन्स आसानी से नहीं मिलते हैं मोती। बढ़ता दूना उत्साह इसी हैरानी में, मुट्ठी खाली उसकी हर बार नहीं जाती। हर बार मिलता नहीं है मोती, लेकिन जरूरी नहीं है कि कभी मिलेगा नहीं, मिलेगा जरूर। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। चलिए पहला प्रश्न है हमारा इसमें, हमारी रगों में साहस कौन भरता है? माता पिता, डॉक्टर, अध्यापक या मन का विश्वास? तो मन का विश्वास सबसे ज्यादा हमारी रगों में क्या भरता है? साहस। ये लाइन यहाँ पे लिखी है, देख सकते हैं, मन का विश्वास रगों में साहस भरता है। अगला है, चींटी की मेहनत बेकार क्यों नहीं जाती? लड़खड़ाती है तड़ ले जाती है, हार मान लेती नहीं, चींटी कभी हार नहीं मानती। खड़ी रहती है कड़ नहीं ले जाती, नहीं भाई कड़ लेने आई या कड़ नहीं ले जाएगी तो अपना खाना कैसे इकट्ठा करेगी। बार बार प्रयास कर कड़ ले जाने में सफल होती है। हाँ, बार बार प्रयास करके कड़ ले जाने में सफल होती है। गोताखोर को मोती कब मिलता है? किनारे बैठने से, मतलब नदी के किनारे बैठ जाएगा और देखता रहेगा और मोती आ जाएगा उसके पास? नहीं। तैरने से? नहीं। पास बैठने से? नहीं। समुद्र में गोता लगाने से ही मिलता है, जब नीचे जाएंगे तभी तो मोती ढूंढेंगे। सिंधु शब्द का पर्यायवाची, सिंधु नदी का नाम है, तो इसमें पहला ऑप्शन है जलज, जल्दी, जलाशय, जलद। ये सारे हमारे पानी के पर्यायवाची हैं। जल्दी जो है सिंधु नदी का पर्यायवाची है। किनकी हार नहीं होती? कायर की, हिम्मती की, मजदूर की या सैनिक की? तो हिम्मती की। अगला है व्याकरण पर आधारित प्रश्न है। निम्न प्रश्नों के निर्देश अनुसार उत्तर दीजिए। जैसे संज्ञा, संज्ञा क्या है? तो संज्ञा में इसमें कुछ शब्द दिए गए, सज्जनता, सज्जन, मापना, जाना। तो इसमें ऑप्शन होगा हमारा सज्जनता संज्ञा है। जिन संज्ञाओं में केवल महसूस किया जाता है वे कहलाते हैं, कौन सी संज्ञा कहलाती है? जातिवाचक नहीं, द्रव्यवाचक, भाववाचक या व्यक्तिवाचक। तो भाववाचक संज्ञा में हम सिर्फ महसूस करने वाली चीजों को, जैसे बुढ़ापा, मित्र, ये सब हम शब्द उसमें डालते हैं। लाल गुलाब में विशेषण भेद है, तो लाल गुलाब में कौन सा विशेषण है? गुणवाचक है, परिमाणवाचक है, संख्यावाचक है? इनमें से कोई नहीं। संख्यावाचक में संख्याओं का बोध होता है, जैसे 1 2 3। परिमाणवाचक में परिमाण बताते हैं, 1 किलो 2 किलो से परिमाण। गुणवाचक में जैसे गुलाब कैसा गुलाब है? लाल, तो उसकी विशेषता बता रहे, गुण बता रहे, तो ये हमारा गुणवाचक विशेषण होगा। निम्नलिखित में से द्वंद्व समास विकल्प चुनिए। तो द्वंद्व समास का सबसे अच्छा क्या है? मैंने बताया था, जो दो शब्द होते हैं दोनों क्या होते हैं? दोनों ही एक दूसरे मतलब प्रधान होते हैं, दोनों ही बराबर होते हैं। जैसे माता और पिता दोनों ही बराबर हैं, दोनों ही शब्द। दिन रात, सुबह शाम, झूठा झूठ सच। तो और सबसे अच्छी पहचानने की ट्रिक क्या है? इन दोनों शब्दों के बीच में छोटा सा डस होता है, हाइफन, याद रखिएगा। तो ये हमारे द्वंद्व समास में जाते हैं। विद्यार्थी का सही संदेश क्या है? विद्या प्लस अर्थी, विद प्लस अर्थी, बी प्लस अर्थी, धरती, इनमें से कोई नहीं। तो विद्यार्थी, तो यहाँ पे क्या होता है? बड़े आ प्लस छोटे आ को मिक्स करके बनाया जाता है, तो यहाँ पे आता है विद्यार्थी। आकाश शब्द का सही विलोम है। आकाश शब्द का विलोम क्या होता है? अंबर, आसमान, पाताल या पवन। विलोम पूछा है उल्टा, तो आकाश का क्या होगा? पाताल। उचित पर्यायवाची विकल्प चुनिए। सूर्य का पर्यायवाची शब्द क्या है? मयंक नहीं। नीरज, ये तो पुष्प का होता है। दिनकर या सोम? दिनकर होता है, सूर्य का होता है दिनकर, भास्कर, ये सूर्य के पर्यायवाची शब्द होते हैं। राम ने कहा कि वह आज विद्यालय नहीं जाएगा। रेखांकित का भेद, रेखांकित शब्द का बताना है कारक भेद। तो देखिए आपने पढ़े होंगे कारक, कर्ता ने कर्म को करण से, तो ये कर्ता किसका, ने किस में आता है? कर्ता में। शुद्ध वर्तनी वाला विकल्प चुनिए। ज्ञान, 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 इनमें से कोई नहीं, ज्ञान। शुद्ध वाक्य चुनिए। यह काम किसने करा है? नहीं, ये गलत है। यह काम किसने किया है? यह काम किसने किया, यह है। काम यह किसने है करा, तो इस खा वाला ही सही है, यह काम किसने किया है। रिक्त स्थान की पूर्ति उचित मुहावरे से कीजिए। भारतीय सेना ने शत्रुओं की दांतों तले उंगली दबा दी। नहीं। जहर का घूंट पी लिया। नहीं। तिल का ताड़ बना दिया। या ईंट से ईंट बजा दी। तो ईंट से ईंट बजाने का मतलब होता है करारा जवाब देना, सामने वाले को ईंट से ईंट बजाने का मतलब। पानी पारत को, पानी परात को हाथ
छुओ नहीं, नैनन के जल से पग धोए। पंक्ति में कौन सा अलंकार है? इसमें बोल रहा है कि एक परात मीन्स थाली मान लीजिए, एक पहले के टाइम में परात बोलते थे बड़ी सी थाली, तो उसमें क्या कोई मेहमान आता था पैर धुलते थे तो पानी वहाँ पे भरते थे उस परात में और पैर को धुलते थे। तो ये बोल रहा है पानी परात के हाथ छुओ नहीं, मतलब जो परात में पानी है उसको नहीं छुआ, आंखों में जो आंसू निकलते हैं उन्हीं से सारे पैर धुल दिए। तो भाई आंखों में इतने आंसू नहीं निकलते कि उससे पैर धुल जाए। तो ये बात क्या की जा रही है? बढ़ा चढ़ा के बात की जा रही। जो बात बढ़ा चढ़ा के की जाती है वो अतिशयोक्ति अलंकार में जाती है। चलिए अगला है हमारा बसंत पर आधारित प्रश्न। निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के सही विकल्प चुनकर उत्तर दीजिए। पुडुकोट्टाई तमिलनाडु, साइकिल चलाना एक सामाजिक आंदोलन है ना, लेकिन चौंकाने की बात नहीं है। पुडुकोट्टाई जिले की कई नवसाक्षर ग्रामीण महिलाओं के लिए ये आम बात है। अपने पिछड़ेपन पर लात मारने, विरोध व्यक्त करने और उन जंजीरों को तोड़ने का जिनमें वे जकड़े हुए हैं, कोई ना कोई तरीका लोग निकाल ही लेते हैं। कभी कभी ये तरीके अजीबोगरीब होते हैं। ये आपकी किताब से ही है। उपयुक्त गद्यांश का लेखक का नाम क्या था? रामधारी सिंह दिनकर, महादेवी वर्मा, पीसेनाथ या कामतानाथ? तो पीसेनाथ। पुडुकोट्टाई जिले में साइकिल चलाने का कैसा आंदोलन चला? राष्ट्रीय चला था या सामाजिक चला था या धार्मिक चला था या प्रादेशिक? तो सामाजिक चला था। उपयुक्त गद्यांश के पाठ का नाम क्या है? पहिए का आंदोलन, जहाँ पहिया है, या पहिया है जहाँ पहिया बना, सामाजिक आंदोलन, तो जहाँ पहिया है। सामाजिक शब्द में प्रत्यय बताइए। तो सामाजिक, समाज प्रत्यय कैसे छांटते हैं? तो हम आगे पूरा एक शब्द अर्थपूर्ण शब्द होना चाहिए, उसका अर्थ निकले, तो समाज पूरा निकल रहा है। अब बाद में बचा ई की मात्रा और का, तो ये हो गया इक। अगर हम इसे जोड़ेंगे तो जहाँ पे जाके ये ई की मात्रा लगेगी, तो ये निकलेगा हमारा जिक नहीं, का नहीं, समाज नहीं, इक। पुडुकोट्टाई किस प्रदेश में है? केरल में, कर्नाटक में, तमिलनाडु, तमिलनाडु में है। यहाँ पे लिखा भी था गद्यांश में पुडुकोट्टाई तमिलनाडु। उड़ीसा में भी नहीं है। निम्नलिखित काव्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के सही विकल्प चुनिए। यह आपका काव्यांश मैया कभी बढ़ेगी चोटी। कृष्ण भगवान अपनी माँ से पूछते कि मेरी चोटी नहीं बढ़ रही है, तुम बार बार कहती हो दूध पियोगी तो उससे चोटी बढ़ेगी, लेकिन फिर भी वो चोटी नहीं बढ़ रही है, तुम मुझे माखन रोटी खाने को नहीं देती हो। तो ये पूरा काव्यांश आपकी किताब का ही है। कितनी बार मोहे दूध पिया, तो भाई अब यह आजू है छोटी, बोल रहे हैं आज भी छोटी है तू जो कहती, बल्कि बेनी जो है लंबी मोटी, बेनी मीन्स चोटी ही होती है। काढ़त गोहत ननवात जैसे नागिन सी लुई लोटी, कांचो दूध पियावत पची पची देती ना माखन रोटी, सूर चिरजीवी दो भैया हरि हलदर की जोटी। तो इसमें कवि का नाम पूछा है। कवि का नाम है कबीरदास, मीराबाई या तुलसीदास या सूरदास। कवि के जो भी कृष्ण भगवान के कृष्ण रिलेटेड दोहे हैं वो सारे सूरदास हैं, क्योंकि सूरदास जी ने ही लिखे हैं ज़्यादातर। तुलसीदास जी ने ज़्यादातर राम के ऊपर लिखे हैं। कृष्ण माता यशोदा से क्या पूछ रहे हैं? कृष्ण वे कब खेलने जाएंगे, माँ उन्हें माखन रोटी कब देगी, उनकी चोटी कब बढ़ेगी, वे बलराम के साथ खेलने जाएंगे। तो इसमें बात की गई उनकी चोटी कब बढ़ेगी, वो यही पूछ रहे हैं। कृष्ण माँ यशोदा से चोटी के बारे में क्या कहते हैं? बलराम की तरह बड़ी हो जाएगी, लंबी और मोटी होकर नागिन की तरह जमीन पर लेटेगी, तुम कच्चा दूध पिलाती हो फिर भी यह छोटी है। सारी ही बातें इन्होंने बोली हैं कि तुम कच्चा दूध पिलाती हो, नागिन की तरह ये मोटी होगी, बलराम की तरह बड़ी हो जाएगी। कृष्ण को क्या खाना अच्छा लगता है? सबको पता है दूध मलाई नहीं अच्छा लगता उनको, दही रोटी भी नहीं अच्छा लगता, कच्चा दूध भी नहीं अच्छा ना, माखन रोटी अच्छी लगती है। कृष्ण की बातें सुनकर माँ यशोदा उन्हें क्या आशीर्वाद देती हैं? माखन रोटी देती हैं, कच्चा दूध पिला देती हैं, संतावना महापुरुषों ने हमें श्रम के महत्व को समझाया। जैसे महात्मा गांधी ने स्वयं कर्म करने को महत्व को दिया, उन्हें विश्वास था कि श्रम से ही आत्मनिर्भरता प्राप्त की जा सकती है। पंडित नेहरू और सरदार पटेल ने भी श्रम को राष्ट्र की
प्रगति का आधार माना। श्रम ही एक ऐसा साधन है जिससे किसी भी कार्य को सिद्ध किया जा सकता है। श्रम से ही राष्ट्र की संस्कृति, समृद्धि और विकास संभव है। यह देश की सामाजिक आर्थिक प्रगति में योगदान करता है। अतः श्रम को सम्मान देना, उसे जीवन का हिस्सा बनना अत्यंत आवश्यक है। उपसंहार में कहा जा सकता है कि श्रम ही जीवन का सत्य है और किसी भी देश की संस्कृति और प्रकृति का आधार है। अगला था हमारा सच्चा मित्र। तो सच्चा मित्र में लिखेंगे हम, जीवन में मित्रों का अत्यधिक महत्व है। दोस्त न केवल खुशियों के साथ देते हैं बल्कि मुश्किल समय में भी सहारा बनते हैं। सच्चे मित्र वही होते हैं जो हमेशा हमारे साथ रहते हैं, चाहे हालात जैसे भी हों। मित्रता की पहचान इस बात पे होती है कि सच्चा मित्र कभी किसी को धोखा नहीं देता। मित्र बहुत होते हैं लेकिन सच्चे मित्र कुछ ही होते हैं, याद रखिएगा। मित्रता को सभी सुखों का मूल माना जाता है क्योंकि अच्छे दोस्त न केवल हमारी खुशियों का दुगना करते हैं बल्कि हमारे दुख भी कम कर देते हैं। सच्चा मित्र जीवन के कठिन दौर में हमारी शक्ति बनकर उभरता है। वे हमारी कमजोरियों को समझते हैं और हमें सही मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करते हैं। उपसंहार के रूप में लिखेंगे, सच्चा मित्र अनमोल होता है। एक अच्छा मित्र न केवल जीवन को संवारता है बल्कि हमारी आत्मा को भी शांति और शक्ति प्रदान करता है। अगला है दो मित्रों के बीच वार्षिक परीक्षा की तैयारी को लेकर बातचीत में सम्मान। तो इसमें हम लिखेंगे, पहला मित्र, हेलो कैसे हो, तुम्हारी तैयारी कैसी चल रही है। मित्र 2, मैं ठीक हूँ धन्यवाद, तैयारी तो ठीक ठाक चल रही लेकिन कुछ विषयों में थोड़ी सी मुश्किल हो रही है, तुम्हारी तैयारी कैसी है। मेरी तैयारी भी अच्छी चल रही है, मैंने एक अच्छा टाइम टेबल बनाया है, उसी के हिसाब से पढ़ाई कर रहा हूँ, तुम भी टाइम टेबल बना लो। मित्र 2, हाँ पर कभी कभी मुझे समय का सही प्रबंध करने में कठिनाई होती, खासकर गणित और विज्ञान में कुछ कठिनाइयाँ आ रही हैं। मित्र 1, तो तुम क्या करते हो जब तुम्हें कठिनाई होती है। मैं जब किसी टॉपिक में फंसता हूँ तो अपने नोट्स और पुराने प्रश्न पत्रों को देखकर उन्हें समझने की कोशिश करता हूँ, तुम भी ऐसा करो। मित्र 2, यह सच है, मैं भी ऐसा करूँगा। साथ ही तुमने क्या किया है जो तुम्हारी तैयारी इतनी अच्छी हो गई। सबसे जरूरी, नियमित रूप से पढ़ाई की जाए, बीच बीच में छोटे ब्रेक्स भी लिए जाएं, यह दिमाग को तरोताज़ा रखते हैं। अगर तुम चाहो तो हम मिलकर कुछ समय एक साथ भी पढ़ सकते हैं। तो ये अच्छा विचार है, हम साथ पढ़ेंगे तो शायद कुछ और भी बेहतर समय सकेंगे। धन्यवाद। कोई बात नहीं, हम दोनों मिलकर मेहनत करेंगे, अच्छा परिणाम हासिल करेंगे। शुभकामनाएं। धन्यवाद, तुम्हें भी शुभकामनाएं। अथवा में है, पिता और पुत्र की बातचीत, जंक फूड को लेकर लाभ और हानि दोनों ही बताने हैं। पुत्र, पिताजी आज स्कूल में दोस्तों के ने मुझे जंक फूड खाने के लिए कहा, वे कहते हैं यह बहुत स्वादिष्ट होता है और कम समय में मिल जाता है। पिता, हाँ बेटे, जंक फूड का स्वाद तो अच्छा होता है लेकिन क्या तुम जानते हो इनके नियमित सेवन से हमारी सेहत पर क्या असर पड़ता है। पुत्र, नहीं पिताजी, क्या असर पड़ता है। जंक फूड में उच्च मात्रा में तेल, चीनी, नमक और कैलोरी होती है जो हमारे शरीर के लिए हानिकारक हो सकती है। इससे मोटापा, दिल की बीमारी, डायबिटीज, पेट की समस्याएं हो सकती हैं। पुत्र, लेकिन पिताजी कभी कभी खाने में कोई हर्ज नहीं होता ना। पिताजी, हाँ सही है, अगर हम कभी कभी थोड़ी मात्रा में खाएं तो कोई परेशानी नहीं होगी लेकिन अगर इसे आदत बना लिया जाए तो ये शरीर के लिए नुकसानकारी होती है। पुत्र, तो इसका क्या उपाय है। पिताजी, सबसे अच्छा है कि हम संतुलित आहार लें, घर का खाना अधिक सेहतमंद होता है। अगर कभी मन करे तो जंक फूड खा सकते हैं लेकिन यह नियमित आहार का हिस्सा नहीं बनना चाहिए। पुत्र, समझ गए पिताजी, मैं अब जंक फूड को केवल कभी कभी खाऊंगा, घर का खाना ज्यादा खाऊंगा। पिता, बहुत अच्छा बेटा, तुम्हारी सेहत पहले आती है, ध्यान रखना। पुत्र, धन्यवाद पिताजी। ये हमारा पेपर पूरा फिनिश होता है। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, अपने फ्रेंडों को शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट पेपर में। जो भी आप लोग कमेंट कर रहे हैं वो जल्दी ही पेपर अपलोड होने वाले हैं।